जैव अणु के अंदर अपना अगला जो पॉइंट है वो है आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, जैव अणु का। ये समझो आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में न्यूक्लिक अम्ल होता है। आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ होता है वे पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, उसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। जो अपने माता पिता से बच्चों में आता है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जीवों में न्यूक्लिक अम्ल है वो पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जीवों में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। पहले प्रोटीन को उसकी जटिल संरचना के कारण आनुवांशिक पदार्थ माना जाता था। पहले है प्रोटीन को आनुवांशिक पदार्थ माना जाता था। बाद में प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन न होकर न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो आनुवांशिक पदार्थ है, बाद में पता चला कि प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन न होकर आनुवांशिक पदार्थ है वो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज एफ माइस्चर, एफ का मतलब फ्रेडरिक माइस्चर ने घाव की मवाद कोशिका के केंद्रक में की थी। और न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी एफ माइस्चर वैज्ञानिक ने घाव के मवाद की कोशिका में। इसके न्यूक्लिक अम्ल नाम अल्टमान ने दिया था, और न्यूक्लिक अम्ल नाम है वो अल्टमान ने दिया था। न्यूक्लिक अम्ल का नाम है वो दिया था अल्टमान ने। तो आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक पहले यह माना जाता था कि प्रोटीन की संरचना जटिल है तो आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन होता होगा, लेकिन बाद में प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हुआ कि आनुवांशिक पदार्थ है वो प्रोटीन न होकर न्यूक्लिक अम्ल होता है। और न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले की थी एफ माइस्चर ने घाव के मवाद की कोशिकाओं के केंद्रक में, और इसे आनुवांशिक पदार्थ या न्यूक्लिक अम्ल नाम है, न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था अल्टमान ने। ठीक। अब अगला पॉइंट है अपना न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन यानी न्यूक्लिक अम्ल है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक संगठन में निम्न 3 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। कि न्यूक्लिक अम्ल है उसका जब हम रासायनिक संगठन पढ़ते हैं तो इसमें 3 प्रकार के यौगिक होते हैं। पहला यौगिक होता है पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा। दूसरा होता है फास्फोरिक अम्ल, और तीसरा होता है नाइट्रोजनी क्षारक। तो पेंटोज शर्करा न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक संगठन में 1 नंबर पाया जाता है पेंटोज शर्करा। न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, और एक होता है आरएनए। एक तो डीएनए और एक आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और ये होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। ये दोनों ही 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। 1 नंबर पेंटोज शर्करा, 2 नंबर फास्फोरिक अम्ल और 3 नंबर नाइट्रोजनी क्षारक। अब पेंटोज शर्करा क्या होती है, देखो यह 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है। पेंटोज शर्करा है वो 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है। इसका सामान्य सूत्र C5H10O5 होता है। न्यूक्लिक अम्ल में यह 2 प्रकार की होती है, राइबोज व डीऑक्सी राइबोज। अब पेंटोज शर्करा है वो न्यूक्लिक अम्ल के अंदर 2 प्रकार की पाई जाती है। एक तो होती है राइबोज शर्करा और एक होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो राइबोज शर्करा है वो तो आरएनए के अंदर पाई जाती है, और डीऑक्सी राइबोज शर्करा है वो डीएनए के अंदर पाई जाती है। राइबोज शर्करा के 2 नंबर कार्बन परमाणु से एक O2 के निकलने से, ये एक है, एक O2 के निकलने से डीऑक्सी राइबोज शर्करा का निर्माण होता है। तो ये देखो इनकी संरचना किस प्रकार होती है। ये है राइबोज शर्करा और ये है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। इसके अंदर 5 कार्बन है, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5।
तो 5 कार्बन युक्त श्रृंखला होती है C5H10O5, इसका सामान्य सूत्र होता है। अब ये है राइबोज। अब इसका 2 नंबर कार्बन परमाणु, ये इसका में एक ऑक्सीजन के हटने से डीऑक्सी राइबोज शर्करा बनती है। ये यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, बाकी दोनों संरचना है वो एक समान होती है। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज संरचना में केवल अंतर क्या आता है, जो 2 नंबर कार्बन परमाणु है उसमें से अगर ऑक्सीजन का एक अणु हट जाता है तो राइबोज शर्करा है वो डीऑक्सी राइबोज शर्करा के अंदर बदल जाती है। राइबोज शर्करा आरएनए के अंदर पाई जाती है और डीऑक्सी राइबोज शर्करा है वो डीएनए के अंदर पाई जाती है। और ये दोनों उनकी संरचना हो गई, ये राइबोज शर्करा है और ये डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज शर्करा के अंदर ये 1 नंबर कार्बन परमाणु, ये 2 नंबर, ये 3, ये इधर वाला 4 हो गया और ये 5 नंबर। तो न्यूक्लिक अम्ल है उसका रासायनिक संगठन ये 3 प्रकार की चीज़ों से मिलकर बनता है। 1 नंबर होगी पेंटोज शर्करा, ये पेंटोज शर्करा है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज प्रकार की। 2 नंबर आता है फास्फोरिक अम्ल, तो ये 2 नंबर हेडिंग है फास्फोरिक अम्ल। इसका सामान्य सूत्र H3PO4 होता है। फास्फोरिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है H3PO4। यह आर्थोफास्फोरिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, H3PO4 ये इसका संरचना होती है फास्फोरिक अम्ल की। फास्फोरस सेंटर में OH 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 और डबल बॉन्ड O, ये फास्फोरिक अम्ल की संरचना होती है। तो न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन 1 नंबर पेंटोज शर्करा हो गई, 2 नंबर फास्फोरिक अम्ल और 3 नंबर पे पाया जाता है नाइट्रोजनी क्षारक, ये नाइट्रोजनी क्षारक। संरचना के आधार पर नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर नाइट्रोजन क्षारक को 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरीमिडीन। प्यूरिन और पिरीमिडीन। प्यूरिन होता है इसकी संरचना में एक हेक्सावल्ले व एक पेंटावल्ले पाई जाती है। ये 2 प्रकार की होती हैं, एडिनिन और ग्वानिन। प्यूरिन के अंदर एडिनिन और ग्वानिन आते हैं। ठीक है, और पिरीमिडीन इसकी संरचना में केवल एक हेक्सावल्ले पाई जाती है। 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, अब देखो प्यूरिन नाइट्रोजन सारे एक तो प्यूरिन। प्यूरिन के अंदर ए का मतलब एडिनिन, जी का मतलब ग्वानिन। दूसरा है पिरीमिडीन। पिरीमिडीन पिरीमिडीन में आते हैं साइटोसिन यानी सी, थाइमिन यानी टी और यूरेसिल यानी यू। ठीक है, डीएनए और आरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। अब डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? डीएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए के अंदर एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक डीएनए में होते हैं और ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक है वो आरएनए के अंदर होते हैं। अंतर क्या है? डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक है वो पाया जाता है। ये 500 प्रकार के जो नाइट्रोजन क्षारक है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, उनकी संरचना है। देखो प्यूरिन, एडिनिन और ग्वानिन, ये एडिनिन की संरचना है, ये ग्वानिन की। एडिनिन और ग्वानिन एक हेक्सावल्ली और एक पेंटावल्ली, ये हेक्सा यानी 6 कार्बन की, ये पेंटा यानी 5 की। ठीक है, प्यूरिन हो गए। दूसरे होते हैं पिरीमिडीन, ये पिरीमिडीन है, ये साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, केवल एक हेक्सावल्ली है वो पाई जाती है। अगला पॉइंट है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण।
न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण की क्रिया निम्न 3 पदों में संपन्न होती है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण है वो 3 पदों के अंदर पूरा होता है। पहला पद होता है न्यूक्लियोसाइड का निर्माण। 1 नंबर पहला पॉइंट है न्यूक्लियोसाइड का निर्माण। पेंटोज शर्करा के 1 नंबर कार्बन परमाणु से नाइट्रोजनी क्षारक के जुड़ने से न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। पेंटोज शर्करा के जब 1 नंबर कार्बन परमाणु से कोई भी नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ता है तब न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। ठीक है, चूंकि डीएनए व आरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, अतः न्यूक्लियोसाइड भी 4 प्रकार के बनते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, देखो ये पेंटोज शर्करा 5 कार्बन युक्त। अब इस पेंटोज शर्करा के 1 नंबर कार्बन परमाणु से कोई भी नाइट्रोजन क्षारक जुड़ने से, जैसे इसमें क्या जोड़ा है एडेनिन, तो ये न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक क्या बनाता है न्यूक्लियोसाइड। तो ये न्यूक्लियोसाइड है। इसके 1 नंबर कार्बन परमाणु से क्या जोड़ दिया है एडेनिन। क्या जोड़ा है इसके 1 नंबर कार्बन परमाणु से एडेनिन, तो ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। ठीक है, ये डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है क्योंकि इसके 2 नंबर कार्बन परमाणु पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये डीएनए का क्या है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बनने के बाद में बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण न्यूक्लियोसाइड के पेंटोज शर्करा के 5 नंबर कार्बन परमाणु से फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। यानी ये न्यूक्लियोटाइड बना हुआ था, एडेनिन जुड़ा हुआ था, अब इसका 5 नंबर कार्बन परमाणु ये यहाँ से कोई भी फास्फोरिक अम्ल जुड़ने पर ये यहाँ से जुड़ गया फास्फोरिक अम्ल, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल वो आपस में मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल क्या बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड देखो ये सारणी है कि नाइट्रोजन क्षारक आरएनए में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल, डीएनए में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन। अब न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं, जब आरएनए पेंटोज शर्करा से एडेनिन जुड़ता है तो एडिनोसिन बनता है, जब पेंटोज शर्करा से ग्वानिन जुड़ता है तो ग्वानोसिन बनता है, जब पेंटोज शर्करा से आरएनए का साइटोसिन जुड़ता है तो साइटिडीन बनता है, और जब पेंटोज शर्करा से आरएनए का यूरेसिल जुड़ता है तो यूरेडीन बनता है। इसी प्रकार डीएनए का एडेनिन जुड़ेगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानिन जुड़ेगा तो डीऑक्सी ग्वानिनोसिन, साइटोसिन जुड़ेगा तो डीऑक्सी साइटिडीन, और थाइमिन जुड़ेगा तो डीऑक्सी थाइमिडीन। ये है रे न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में इनका क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ता है तो एडिनोसिन प्लस फॉस्फोरिक अम्ल एडिनाइलिक अम्ल कहलाता है। ग्वानोसिन प्लस फॉस्फोरिक अम्ल ग्वानेनाइलिक अम्ल कहलाता है। साइटिडीन प्लस फॉस्फोरिक अम्ल साइटिडीनाइल अम्ल कहलाता है। ऐसे यूरेडीन प्लस फॉस्फोरिक अम्ल यूरिनाइलिक अम्ल कहलाता है। डीएनए में डीऑक्सी एडिनोसिन प्लस फॉस्फोरिक अम्ल डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल, ये डीऑक्सी ग्वानिनाइलिक अम्ल, ये डीऑक्सी साइटिनाइलिक अम्ल, और ये डीऑक्सी थाइमिडिनाइलिक अम्ल कहलाते हैं। अब है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड के 3 नंबर कार्बन परमाणु के पास दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फोरिक अम्ल आता है तो जल का एक अणु बाहर निकलने से 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बंधकर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार अन्य न्यूक्लियोटाइडों के जुड़ने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। इससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड बने हैं, ये न्यूक्लियोटाइड बना है, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ये 3 नंबर कार्बन है, ये 5 नंबर दूसरा आया न्यूक्लियोटाइड, उसका 3 नंबर वो 5 नंबर से इससे जुड़ेंगे और बहुत सारी एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी। इस लंबी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही न्यूक्लिक अम्ल है वो कहा जाता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का डायग्राम है। ये फॉस्फोरिक अम्ल 5 नंबर कार्बन परमाणु से जुड़ा है, ये 3 नंबर कार्बन परमाणु से दूसरे जो न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ गया तो एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी ऐसे। इस लंबी श्रृंखला को ही न्यूक्लियोटाइड है कहा जाता है।